मेंटल हेल्थ में ही एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। डेली लाइफस्टाइल में अगर वो घर पे भी बैठा है तो बड़ा लोनली लेके बैठा हुआ है, वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके आगे पीछे क्या हो रहा है। ये कई लोगों को एक जो मिथ है कि अगर खराटे आ रहे हैं मतलब अच्छी स्लीप है, ये एक मिथ है लोगों में। जबकि ये ज़रूरी है जानना कि अगर लोगों को खराटे आ रहे हैं तो वो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। अगर हमारी जब हम मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं तो यंग एज में ही हमें ब्लड प्रेशर, शुगर्स, ये सारी बीमारी होने लगी हैं। ओबेसिटी बहुत कॉमन है आज के डेट में, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स, ये ऐसी चीज़ें हैं बहुत कॉमनली हमें यंग एज में दिखती हैं। ब्रेन ट्यूमर क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर अगेन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। हमारे अपने ब्रेन के सेल्स वो बहुत ही एब्सर्ड मैनर में डिवाइड होने लगते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे गांठ बन जाती है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। बदलते वक्त के साथ बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, खासकर यंग जनरेशन। वो अलग अलग बीमारियों का शिकार हो रही है, मेंटल प्रेशर से लेकर डिप्रेशन तक। स्लीपिंग डिसऑर्डर, ब्रेन स्ट्रोक, माइग्रेन जैसी कई तरह के इश्यूज हैं और कई तो बीमारियां ऐसी भी है जिसका नाम भी हम नहीं जानते। और इतना ही नहीं, आजकल तो याददाश्त जाने का मामला भी लगातार सामने आ रहा है। कल जो किया था या कुछ पहले वक्त तक जो किया था वो भी याद नहीं रहता, जबकि पहले तक तो लोगों को मुंह जुबानी फ़ोन नंबर याद रहते थे, लेकिन अब पल भर में हम सब कुछ भूल जाते हैं। इन्हीं तमाम परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि लोग कैसे इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। क्या वाकई हमारी बदलती हैबिट्स या फिर यूं कहें कि रूटीन का चेंज होना इसका नतीजा है? आखिर क्या वजह है कि छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं? इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुणाल पेहरानी। डॉक्टर कुणाल कौन है? डॉक्टर कुणाल पिछले 17 सालों से यानी कि पिछले 2 दशक से दिमाग और उससे जुड़ी समस्याओं में लोगों की मदद कर रहे हैं और इनका अपना खुद का क्लिनिक भी है और वो मारेंको एशिया हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। ये सबसे बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। इनकी एक्सपर्टीज मिर्गी, मूवमेंट डिसऑर्डर, माइग्रेन, सिरदर्द, ब्रेन स्ट्रोक, न्यूरोपैथी और इसी के साथ ही एडवांस न्यूरोफिजियोलॉजी है। इसलिए आज हम इनसे यूथ को होने वाली मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। और यूथ ही क्यों, ये उन सभी के लिए है जो इन तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर कुणाल, हम आजकल देखते हैं और एक जो वर्ड है वो सबसे ज़्यादा सुनने में आता है, डिप्रेशन। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक में आजकल डिप्रेशन के मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं और इस डिप्रेशन का या फिर यूं कहे कि मेंटल प्रेशर का ये जो आलम है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करने का सोच लेते हैं और लगातार गलत कदम उठाते हैं। तो आखिरकार ये डिप्रेशन है क्या? देखिए, डिप्रेशन अगेन एक कॉमन चीज़ है जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। हम सब आज के डेट में फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में जानते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन कई लोग मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। मेंटल हेल्थ में ही एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। सो डिप्रेशन के अगर जो सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, बड़े भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वो डिप्रेशन से ग्रसित हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ, कई लोगों के मूड में बदलाव, लोगों को बेचैनी होना शुरू हो जाती है, लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम में। सपोज़ कोई भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है, लोग बेड पे जा रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है, या लोग सो रहे हैं तो लेकिन आधी रात में फिर उठ भी जा रहे हैं। ये जितने भी सिम्टम्स तरह तरह के होते हैं सारे डिप्रेशन में हमें देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों की अवेयरनेस। लोगों को यही नहीं पता कि वो डिप्रेशन के सिम्टम्स उनको दिख रहे हैं। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि लोग ना मतलब उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और ऑफिस में मन नहीं लगता, या फिर हम लोग यूजुअली ये भी सुनने में आता है कि किसी की जॉब चली गई, कोई अपनी शादी से परेशान है, तो इसलिए लोग थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करते हैं। तो क्या ये सबसे बड़ा अगर हम माने डिप्रेशन का सिम्टम, तो वो क्या बिहेवियर चेंज है या फिर और कोई बहुत बड़े सिम्टम्स हमें नजर आते हैं? देखिए, बिहेवियर सिम्टम्स जो होते हैं वो एक बहुत ही मेजर सिम्टम है डिप्रेशन के। जैसे मैंने बताया कि लोगों का बिहेवियर में बदलाव, जैसे चिड़चिड़ापन आपने बताया, मूड का लो होना, लोग अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लोगों का बदलाव उनके चेहरे से दिखने लगता है कि वो लोगों का जो उनके जो चेहरे की रौनक है वो ढल जाती है, या जब भी वो किसी से बात कर रहे हैं वो उनका बड़े इमोशनल लेबाइल हो जाते हैं। इमोशनल लेबाइल का मतलब है लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते जो है वो रोना शुरू कर देते हैं छोटी सी छोटी चीज़ों पे, या कोई भी ऐसी चीज़ें जब सामने किसी के साथ बैठे हैं, 4 लोगों के सामने मीटिंग्स में हैं, तो वो बहुत ही कोई काम होता है वो बड़े थोड़ा ही एंजाइटी फील करने लगते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं अब ये मेरे से टास्क नहीं हो पाएगा, या वो अपनी उनकी हाव भाव बताने लगते हैं कि वो
उनको शुरू में कंपन होना शुरू हो जाती है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं, खासकर जो चिड़चिड़ाहट, बिहेवियर प्लान, ये सारे के सारे सिम्टम्स बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं। कॉमन सिम्टम्स है। और आजकल ये भी देखा जाता है कि जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो उनमें एंजाइटी या फिर कहें कि पैनिक अटैक के सबसे ज्यादा कॉजेस हमें देखने को मिलते हैं, और ये ज्यादातर यंगस्टर्स में ही देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पैनिक अटैक्स अगेन एक डिप्रेशन एंजाइटी का ही मतलब एक तरह का सीवियरिटी ऑफ सिम्टम होता है, जब लोगों की जो इमोशनल, मैंने बोला ना, जो इमोशनल्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये अचानक से पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। अगर मैं अपनी न्यूरोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो यूजुअली हमारा ब्रेन के कुछ सेंटर्स होते हैं, खासकर जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होते हैं, वो आगे का पार्ट होता है ब्रेन का, और तीसरा एक ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम तो बड़ा ही विचित्र पार्ट होता है जो हमारे सांस को, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, लेकिन जो लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो बहुत कॉमनली देखा गया है ऐसे पेशेंट में, जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं, कि ये जो हमारा इमोशनल कंट्रोल सिस्टम है ब्रेन का, वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। जो हमारे अपने सिस्टम्स हैं, जो हमारे अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो इस सिस्टम्स को बैलेंस करके चलते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारे तरह तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। नहीं, अगर हम देखें इस चीज़ को, अगर डिप्रेशन को हम पूरी तरीके से समझें तो किसी भी डिजीज के ना एक पार्ट होते हैं, लेवल्स होते हैं, तो क्या डिप्रेशन के भी कई लेवल्स हैं? एकदम आप ठीक कह रहे हो। कई बार जो है जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम जब उनको देखते हैं तो हमारे अपने स्केल्स होते हैं, मापदंड होते हैं। एक कुछ डिप्रेशन एंजाइटी स्केल्स हम लोग देखते हैं पेशेंट को, हम लोग बोलते हैं कि आपको ये फॉर्म भरने हैं, उस स्केल्स के आधार पे हम लोग बताते हैं। सो डेफिनेटली कुछ स्केल्स जो हम लोग रहते हैं वो हमें बता देते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियरिटी है, ये हमारे अपने स्केल्स के आधार पे कहते हैं। अब इसके भी सिम्टम्स बड़े अलग अलग होते हैं। माइल्ड डिप्रेशन में कई बार ऐसा होता है लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि वो इन सिम्टम्स से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे उनकी जॉब है, उनके लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के साथ वो जब बैठे हैं तो थोड़े थोड़े उनके हाव भाव से पता चलने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है वो अपनी रूटीन वर्क को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अब यही इसके विपरीत अगर कोई सीवियर डिप्रेशन है तो उसमें बहुत ज़्यादा हद तक ये हो जाता है कि पेशेंट को केवल उसके रूटीन ही नहीं, बल्कि उसके डेली लाइफस्टाइल में, अगर वो घर पे भी बैठा है तो बड़ा लोनली लेके बैठा हुआ है, वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, उसके दूर दूर तक उसकी जो होप्स होते हैं वो लॉस हो जाती हैं, और वो कई बार ऐसा होता है कि जब भी बात कर रहा है उसको रोना ही आ रहा है। और कई बार ऐसे पेशेंट्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पैनिक अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सीवियरिटी ऑफ स्केल्स, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स किस हद तक हैं। मतलब कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो अपना कंट्रोल ही खो देते हैं, तो वो किस लेवल में आता है? देखिए, ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली जो है वो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, हमारे अपने इमोशंस कंट्रोल होते हैं ब्रेन के अंदर, जो हमारा इमोशनल रेगुलेटरी सेंटर होता है। अब उसी सेंटर्स को जब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो आउटबर्स्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैनिक अटैक्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम आगे भी लोगों को हमेशा बताते हैं कि जब भी हम डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि लोगों को अब तो यही नहीं पता होता है कि अवेयरनेस, कि लोगों को यही नहीं पता कि उनको डिप्रेशन है। अगर उनको डिप्रेशन की अवेयरनेस नहीं होगी तो अपनी तरफ से वो अलर्ट सिस्टम नहीं जनरेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से पहचान नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि पेशेंट्स को कि ये हम कैसे बता पाएँ उनको, या उनको समझ में कैसे आए कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। मतलब जैसे डिप्रेशन अगर किसी पेशेंट को हो गया है, उसको पता लग गया है कि मुझे किस लेवल का डिप्रेशन है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कि जैसे फर्स्ट लेवल पे कौन सा ट्रीटमेंट या फोर्थ लेवल पे कौन सा ट्रीटमेंट? देखिए, कभी भी डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ हम देखते हैं पेशेंट्स को, तो सबसे पर डिपेंड करता है कि ट्रिगर्स। अगर मैं बात करूं, कॉमनली हाल फिलहाल में एक स्टडी हुई थी अमेरिकन एकेडमी ऑफ मेंटल साइंसेज की। कॉमनली हम लोग अगर हम बात करेंगे ट्रिगर्स क्या होते हैं, 2-3 ट्रिगर्स बहुत कॉमन पाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ, एक हेल्थ के बारे में लोग बहुत सोचते हैं अपने, तो वो बहुत कॉमन ट्रिगर होता है लोगों को डिप्रेशन में होने का। दूसरा एक फाइनेंस या ऑक्यूपेशन, जो वो जॉब सिक्योरिटी, जो जॉब सिक्योरिटी लोग सोचते हैं कि हमारी जॉब सिक्योर नहीं है, फाइनेंस हम कैसे कंट्रोल कर पाएँ, फ्यूचर को लेके टेंशन में होती है यंगस्टर्स में और सब में, स्टूडेंट्स में भी इनफैक्ट। यस। थर्ड बड़ा हैरानी वाली बात है जो है रिलेशनशिप, ठीक, अपने रिलेशंस को कैसे वो बैलेंस कर पाएँ। अगर कोई अगर मैरिड है, कपल है, तो वो अपने रिलेशंस को कैसे कंट्रोल कर पाएँ। ये कॉमन 3 ट्रिगर्स बहुत कॉमनली देखा गया उस 40,000 पेशेंट्स में जो एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ मेंटल साइंस में। अब इन तीनों ट्रिगर्स में इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए उनको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, क्योंकि वो बहुत आसान हो जाता है। कभी भी हमारे पास कोई आता है डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ में, अगर उनको पता हो कि ये चीज़ ट्रिगर कर रही है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। हम उस पर काम कर सकते हैं, इस हद तक हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक तरह की बिहेवियरल थेरेपी होती है जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं।
ये बिहेवियरल थेरेपी से अगर आपके ट्रिगर्स कंट्रोल हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक डिप्रेशन के सिम्टम्स कंट्रोल हो पाते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनको उनको ट्रिगर्स के बारे में पता ही नहीं होती, या बड़े ही वो मिक्सअप होते हैं कि नहीं ये भी ट्रिगर करता है, ये भी ट्रिगर करता है, ये भी ट्रिगर करता है। तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली सीवियर डिप्रेशन होता है और ऐसे में हमें दवाइयों का रुख लेना पड़ता है। तो ये बिहेवियरल थेरेपी के साथ फिर हम दवाइयों पर भी जाते हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन है तो क्या उसे हार्ट पे कुछ इम्पैक्ट होगा या फिर बॉडी के किसी और ऑर्गन पे कुछ इफेक्ट हो सकता है डिप्रेशन यस, डेफिनेटली अगर डिप्रेशन पे अगर हम काम नहीं करते हैं या डिप्रेशन के सिम्टम्स अगर एक तरह से बढ़ते हैं तो वो हमारी मेमोरी को भी अफेक्ट करते हैं। मेमोरी हमारी, जो मैंने कहा ना कि जो हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं वो आपस में बड़े कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारी मेमोरीज अफेक्ट होने लगती है अगर हम डिप्रेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाएँ। हम भूलना शुरू कर देते हैं, हम लोगों के नाम भूलना शुरू कर देते हैं, हम लोगों को चीज़ों को रख के भूलना शुरू कर देते हैं, हम अपनी दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेमोरी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है अगर डिप्रेशन पेशेंट्स में। सेकेंडली, स्लीप प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, हमें नींद नहीं आती है, हम नींद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारी नींद टूट रही है। और ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, जो हमारी खुद की फिजिकल हेल्थ होती है वो ख़राब होने लगती है कोई भी क्रॉनिक डिप्रेशन वाले पेशेंट में। मतलब डॉक्टर कुणाल, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो डिप्रेशन का अगर एक पेशेंट है जिसको अगर सीवियर डिप्रेशन है तो उसे कितना टाइम लगता है रिकवरी में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट की ट्रिगर्स क्या हैं डिप्रेशन के। कभी भी पेशेंट हमारे पास डिप्रेशन के आते हैं, हम जब उनको ट्रीट करते हैं तो यूजुअली हम लोग 2-3 सरल तरीके भी बताते हैं कि कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। और कभी कभी हमें दवाइयाँ भी शुरू करनी पड़ती हैं, लेकिन आमतौर पर जो दवाइयाँ हम देते हैं सो समवेयर अराउंड 6 से 8 महीना हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। उनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, सो डेफिनेटली कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमें मॉनिटर करना पड़ता है। कुछ एक कॉमन साइड इफेक्ट जो कईयों में देखते हैं वो है वेट गेन। लोगों को जब ये दवाई स्टार्ट करते हैं थोड़ों को वेट गेन होता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाके कंट्रोल भी की जा सकती हैं। या कभी कभी हम जब दवाई भी देते हैं तो हम बता के चलते हैं कि ये एक साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको दिक्कत ये हो सकती है कि आपको वेट लगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, अपने खान पान पे ध्यान दें, काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती है। मतलब डिप्रेशन को अगर हम होम रेमेडी से कवर अप कर सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन को होम रेमेडी से कवर उस हद तक किया जा सकता है अगर वो इनिशियल स्टेज में हो। अगर हमें पता हो कि हमारे ट्रिगर हैं, हमारे इनिशियल स्टेज है, तो हम काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। कुछ कॉमनली आपने सुना होगा रूटीन को चेंज करें। यस, रूटीन को चेंज करना, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उस पर ध्यान देना, अपनी स्लीप पे ध्यान देना, ये काफ़ी हद तक डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाती है अगर इनिशियल स्टेज में होती है। लेकिन यही अगर सीवियरिटी बढ़ती है तो वहाँ पे मुश्किलें आती हैं, वहाँ पे हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। जी बिल्कुल डॉक्टर कुणाल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम अपने ट्रिगर्स को पहचान लें तो हम इस प्रॉब्लम से ज़रूर ओवरकम कर पाएंगे, हम डिप्रेशन से दूर रह पाएंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन में जितना खाना पीना बहुत ज़रूरी है उतना ही स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अगर आपको अच्छी नींद आ गई तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है या कि हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स में स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका सिम्टम क्या है, मतलब क्यों, किस लिए ये हो रहे हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर? देखिए, बड़े ताज्जुब वाले आंकड़े हैं कि आज के डेट में यूथ में खासकर हर तीसरा यूथ, हर थर्ड यूथ कहीं ना कहीं स्लीपिंग प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि स्लीपलेस जनरेशन ही बन गया है ये। तो अब ये स्लीप जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, अगेन जैसे मैंने बताया डिप्रेशन लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे स्लीप की प्रॉब्लम्स लोगों को पता नहीं चल पाती है। एक एग्जांपल के तौर पे आज के डेट पे जो हमारी यूथ है, खासकर 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप वाले हमारी जो ग्रुप की एज ग्रुप होती है, वो कई बार हमने कॉमनली देखते हैं देर से सो रहे हैं, लेट नाइट उनकी स्लीपिंग शुरू होती है 2 बजे 3 बजे, और फिर वो सुबह देर तक उठते हैं। तो ये अपने में एक स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है जिसको हम डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर कहते हैं। अब लोगों को यही नहीं पता कि ये डिसऑर्डर है। कहें तो वो शुरुआत तो ऐसे होती है कि नहीं हमें नींद नहीं आती है, हम देर से हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं रात में, हम इसलिए देर से सोने जा रहे हैं, बट धीरे धीरे करके ये एक डिसऑर्डर बन जाती है, एक बीमारी बन जाती है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम आज की डेट में यूथ में हम देखते हैं। सेकंड, एक कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया मतलब जिसमें नींद नहीं आती है। अब इंसोम्निया भी कई तरह के होते हैं, एक्यूट इंसोम्निया, क्रॉनिक इंसोम्निया। लोगों को जब सोने जा रहे हैं तब दिक्कतें हो रही हैं, या लोग जब सो जाते हैं तो बीच में उठ जाते हैं, ये इंसोम्निया भी बहुत कॉमनली हम देखते हैं। थर्ड, एक कॉमनली प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मतलब जिसमें लोगों को रात में खराटे होते हैं, मतलब इसके भी लेवल्स होते हैं। करेक्ट। अब ये स्लीप एपनिया में 2-3 तरह के कॉमन होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया। अगेन कॉमनली हम देखते हैं यूथ में आज के डेट में, बिकॉज ओबेसिटी बहुत कॉमन है, मोटापा, कुछ भी हम खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, हमारी अपनी हैबिट्स ठीक नहीं है, जिसके चलते हमारी स्लीप पे इफेक्ट होता है। अब लोग खराटे लेते हैं रात में, लोगों को लगता है खराटे हो रहे हैं मतलब अच्छी नींद आ रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानना कि वो खराटे एक स्लीप एपनिया के भी सिम्टम्स होते हैं। तो ये कहीं लोगों को एक जो मिथ है कि अगर खराटे आ रहे हैं मतलब अच्छी स्लीप है, ये एक मिथ है लोगों में। जबकि ये जरूरी है जानना कि अगर लोगों को खराटे आ रहे हैं तो वो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, ताकि ये बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है। मतलब ये भी एक डिजीज का पार्ट ही है। यस। तो ये जो 3-4 चीजें मैंने बताया, इंसोम्निया, डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एक चौथी अगेन बड़ी विचित्र बीमारी है स्लीप की, जिसको हम रेस्टलेस लीग सिंड्रोम कहते हैं। लोगों को पैरों में दिक्कतें होती हैं रात में सोते समय, पैरों में अकड़ाहट होती है, दर्द होता है, जिसकी वजह से लोगों को नींद नहीं आती है। ये भी एक स्लीप की प्रॉब्लम होती है। बट सबसे अच्छी बात है, ये जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स जो मैंने नाम बताए, इन सब का अच्छा ट्रीटमेंट है आज की डेट में। बशर्ते जब भी पेशेंट को स्लीप की प्रॉब्लम हो, यूथ को स्लीप की प्रॉब्लम दिखे, तो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि उनको स्लीप की प्रॉब्लम के बारे में पता लग सके और उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे शुरू हो सके। मतलब हम ये देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? देखिए, स्लीप की प्रॉब्लम की वैसे तो मैंने बताऊं बहुत वजह होती हैं। जेनेटिक्स वजह भी होती है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होता है। तो इसका कुछ मेंटल प्रेशर से कुछ कनेक्शन है, या फिर हमारे फूड से, या फिर हैबिट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, यूथ की हम बात करें तो आप समझ सकते हो, इस एज ग्रुप में जैसे मैंने बताया 15 to 25 में बहुत प्रेशर होता है। अपने परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर है, एंड कई बार लोगों को लगता है कि आगे हम क्या बनना है, या हमें कई बार तो इतनी परफॉर्मेंस में फेलियर का भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो ये इतनी प्रेशर्स के बाद लोगों को इफेक्ट असली पता चलता है जब उनकी स्लीप प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसीलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि कभी भी हम ऐसी चीज़ों के सामने जब भी हम किसी को कहते नहीं कि परफॉर्मेंस के लिए पीछे आप भाग रहे हो, तो अल्टीमेटली आपके ब्रेन पे ही, वो मेंटल हेल्थ पे ही आपके ऊपर टॉल लेगी। मतलब अल्टीमेटली असर आपको ही पड़ने वाला है, किसी और पे नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स फिर हमें स्लीप की फेज में हमें दिखने को मिलते हैं। तो यूजुअली हम लोग देख रहे हैं कि यंगस्टर्स के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रातों में उन्हें नींद नहीं आती। उन्हें लगता है कि हमारी हैबिट ऐसी बन गई है, लेकिन ये हैबिट नहीं है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत ही एक न्यूरोलॉजिस्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही डॉक्टर कुणाल, हम ये सुनने में आ रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है कि लोग ना समझने की क्षमता को खत्म हो रही है। जैसे ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो इस बीमारी को भी कहा जा रहा है ब्रेन फॉग। करेक्ट। तो ये ब्रेन फॉग क्या है? देखिए, ब्रेन फॉग ये टर्म बहुत फैंसी टर्म है, जब हमें सुनाई दिया पोस्ट कोविड के बाद। कोविड के बाद बहुत कॉमनली लोग ने ब्रेन फॉग करना शुरू किया है। तो ब्रेन फॉग बेसिकली इसके जो सिम्टम्स होते हैं बड़े भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो मेन कॉमन सिम्टम होता है वो होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो, सपोज एक बच्चा है वो अपने स्कूल पे परफॉर्मेंस कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। एक यूथ है जो अपनी जॉब में अपना काम कर रहा है, सिस्टम के आगे काम कर रहा है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहा है और दे नहीं पा रहा है। कोई प्लानिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, फटीग फील कर रहा है, वो थक रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ये सारे के सिम्टम्स ब्रेन फॉग के सिम्टम्स होते हैं। अब ये अगर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ये अल्टीमेटली जो है लैंड अप करते हैं हमारे भूलने के लिए। जब हमें लगता है कि यार हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो छोटी छोटी दिनचर्या में चीज़ें गड़बड़ी करने लगते हैं कि चीज़ें कहीं क्या बात की है किसी से वो भूल गए। जो हम लोग प्लानिंग करते हैं वो हम भूल गए कि हमने प्लानिंग क्या की थी सुबह, या किसी से हमने डिस्कशन किया था, अपने बॉस से डिस्कशन किया तो हम भूल गए कि हमने क्या डिस्कशन किया। मीटिंग्स की चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं ब्रेन फॉग के एक तरह से कह सकते हैं उनके अल्टीमेटली जो है एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं ब्रेन फॉग अगर चलता रहे तो। जी, तो मतलब इससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? क्या इसके लिए पिल्स का नीड है, या फिर हम अपने डेली रूटीन को चेंज करके हम इससे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, ब्रेन फॉग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जो डेली रूटीन है उस पर ध्यान देना। डेली रूटीन स्टार्ट होती है जब आप मॉर्निंग में उठते हो। मॉर्निंग में उठ के आपको मैं बता दूं कि सुबह की जो हमारी 1 घंटे की जब हम बोलते हैं उठने के बाद, वो सबसे हमारा गोल्डन आवर होता है। उस गोल्डन आवर में हमारी जो अपनी ब्रेन की वेव्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा वेव्स, हमारी डेल्टा वेव्स होती हैं। ये ऐसी वेव्स होती हैं अल्फ़ा थीटा वेव्स, जहाँ पे हमारी ब्रेन की जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी कंसोलिडेट हो सकती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए शुरू के 1 घंटे को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सुबह के 1 घंटे में रीडिंग करके कि हाँ आप पढ़ें, कोई भी रीड करें जिसमें भी आपका शौक हो, क्योंकि वो 1 घंटा होता है जब आप मेमोरी को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर सकते हो। बिकॉज वो 1 घंटे में आपकी जो हमारी स्लीपिंग जो हमारी वेव्स होती हैं ब्रेन की, जो ब्रेन वेव्स, वो बहुत अच्छी तरीके से मेमोरी को कंसोलिडेट कर सकती है। अब उसके साथ साथ डेली की फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ध्यान देना है। 20-25 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी हो, और उसके बाद जो आपका नहाने का रूटीन, खाने का रूटीन डेली का, और पहनावा, ये बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डेली रूटीन में फिक्स करनी है। और जब आप रात में सोने जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट सोने का रूटीन, सही टाइम पे सोना, चाहे वो आपके वीक डेज हों चाहे आपके वीकेंड्स हों, और सही टाइम पे उठना।
तो ये सोने का टाइम, उठने का टाइम, ये हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए। तो जो कहने का मतलब है, जो हमारी डेली रूटीन है, अगर हम उसको ही ठीक रखें तो हमारा काफ़ी हद तक मेंटल प्रेशर, ब्रेन फॉग, इन सबसे बचा जा सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर कुणाल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम अपना रूटीन बदल लें और अपनी हैबिट्स को हम सही करें तो हम ब्रेन फॉग से पूरी तरीके से बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कुणाल, हम रूटीन ठीक करके अपना ब्रेन फॉग तो दूर कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रेन स्ट्रोक का जो खतरा लगातार बढ़ रहा है, यूथ कहें, बच्चे कहें, या फिर हर उम्र के लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक अगर हम बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक यूजुअली हम कहते थे एक एज के बाद होता था। एक एज मतलब आफ्टर एज ऑफ 65 के एज में ब्रेन स्ट्रोक सुनाई देते थे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो यंग स्ट्रोक्स बहुत कॉमन हो गए हैं। यंग स्ट्रोक्स मतलब वो स्ट्रोक्स जो लेस देन 40-45 ईयर्स में हमें दिखते हैं। अब ये ब्रेन स्ट्रोक्स की अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो हर चौथा इंसान आज की डेट में यंग स्ट्रोक का पेशेंट होता है। जी बिल्कुल। अब ये यंग स्ट्रोक के नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं? बहुत फैक्टर्स हैं इसके पीछे। कुछ कॉमन फैक्टर्स, जैसे मैंने स्टार्ट किया कि हमारा अपना डेली रूटीन लोगों का ख़राब है। लोग सिस्टम पे आगे लगातार सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं। स्लीप लोगों की ठीक नहीं है, तो हमारी अपनी फिजिकल एक्टिविटी ठीक नहीं है, हमारी रूटीन ठीक नहीं है, हमारी स्लीप ठीक नहीं है। ये काफ़ी हद तक जो हमारे ब्रेन के सिस्टम्स होते हैं, एक हमारे ब्रेन का सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जब हम मेंटल प्रेशर ज़्यादा लेते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा हाई रहती है। इसका मतलब जैसे हम हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं, स्ट्रेस मोड में रहते हैं। अब ये सिंपैथेटिक सिस्टम जब भी हाई होती है, जो हमारी ब्रेन की वेसल्स होती हैं वो हमेशा कॉन्स्ट्रिक्ट रहती हैं, मतलब नैरोड होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम रहता है। क्योंकि हमारा दूसरा सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक, हम उसको ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपैथेटिक को ऊपर कर रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम बराबर रहना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होते हैं, अगर जब हम मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं तो यंग एज में हमें ब्लड प्रेशर, शुगर्स, ये सारी बीमारी होने लगी हैं। ओबिसिटी बहुत कॉमन है आज के डेट में, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स, ये ऐसी चीज़ें हैं बहुत कॉमनली हमें यंग एज में दिखती हैं। अब उसी को और हम बढ़ावा दे रहे हैं अपनी हमारी परफॉर्मेंस को कह लो बढ़ाते हुए कि हम स्मोकिंग पे जाते हैं, अल्कोहल लेते हैं। तो ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो यंग स्ट्रोक्स में हमें अब दिखते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो ये यंग स्ट्रोक्स जो हमें दिख रहे हैं, ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब एक स्लीप प्रॉब्लम भी एक स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर है यंग स्ट्रोक में, ठीक है। तो ये काफ़ी ऐसी फैक्टर्स हैं जो हमें देखने को आज की डेट में दिखती हुई दिख रही हैं, लगातार दिख रहे हैं हमें। तो क्या ब्रेन स्ट्रोक से मतलब जान जाने का भी खतरा रहता है? एकदम, ब्रेन स्ट्रोक में एकदम जान जाने का खतरा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये नहीं पता होता है ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स। बहुत कॉमनली एक निमोनिक होता है जो मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। इसका कोई अर्ली सिम्टम नहीं होता? एकदम होता है। सो एक निमोनिक हम लोग हमेशा बोलते हैं लोगों को याद रखने के लिए, जिसको हम फास्ट कहते हैं। फास्ट का मतलब FAST, F का मतलब फेस। अचानक से अगर चेहरे पे कुछ लगे, आपको सुनपन हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, तो एक स्ट्रोक का सिम्टम होता है। ए का मतलब आर्म, अचानक से आपको हाथ में कमजोरी लगने लगे, हाथ सुन होने लगे, पाँव सुन होने लगे, तो एक स्ट्रोक का सिम्टम होता है। एस का मतलब स्पीच, अचानक से आपकी जबान लड़खड़ाहट हो जाए, आप जो बोल रहे हो वो साफ नहीं बोल पा रहे हो, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, वो एक स्ट्रोक का सिम्टम। टी का मतलब टाइम, कभी भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तुरंत उस समय टाइम को नोट करें और तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाएं, बिकॉज ये सारे के सारे सिम्टम्स स्ट्रोक के होते हैं और तुरंत हमें रश करना है एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। बिकॉज शुरू के पीरियड होता है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन आवर। इस गोल्डन आवर में हम एक दवाई दे पाते हैं और दवाई देने का पर्पस यही होता है कि जो हमारी आर्टरी बंद है, जिसमें फ्लो नहीं आ रहा है, वो खुल पाए। जी बिल्कुल। तो ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स अगर आप पहचान लें तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कनेक्ट करें ताकि आप जल्दी से इसे ओवरकम कर पाएँ। लेकिन डॉक्टर कुणाल, हम देख रहे हैं कि आजकल मोबाइल फ़ोन बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, हर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो क्या उससे बच्चों के माइंड पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? एकदम, बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं ये वाली चीज़ें। जब आज के डेट में सब हम देखते हैं कि पेरेंट्स बड़ी, हमारी एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, पेरेंट्स अपने बच्चों को इंगेज करने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। 1 साल का टाइम नहीं दे पाते, मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इन मोबाइल से जो बच्चों का जो कनेक्शन है माँ बाप से, पेरेंट्स से, इमोशनल कनेक्शंस, वो पीछे होने लगता है और हमारे अपने ब्रेन सेंटर्स वो डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जितनी आप बीमारी आज की डेट में देख रहे हो, ADHD, ऑटिज़म, ये जितनी बीमारियाँ हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आज आप देखते हो स्कूलिस्टिक परफॉर्मेंस बच्चों के कम हो रहे हैं, लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं बच्चों में, ये कॉमनली हमें देखते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, बच्चा बैठ नहीं रहा है, ये सारे सिम्टम्स ADHD, ऑटिज़म के होते हैं। अब ये ऐसे सिम्टम्स हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जिस काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं जब हमारे इमोशन से।
अगर हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिसकी वजह से बच्चे की प्रॉब्लम जो हमारी ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में आज की डेट में माइग्रेन भी देखते हैं। बच्चों में आज की डेट में पहले माइग्रेन नहीं देखा करते थे, अब हम लोग देखते हैं। उसका अगेन एक कॉमन रीज़न है मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन्स अब वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होते हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हम यंग बच्चों में उनका देखते हैं। माइंड ग्रो ही नहीं कर पाता है, एक इमोशनल उनसे डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसीलिए yes. वो मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं और Correct. उनका माइंड ग्रो ही नहीं हो कर पाता पाता। है। लेकिन डॉक्टर कुणाल, मतलब मोबाइल देखने के साथ ना बच्चों में एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई है, फिट्स की प्रॉब्लम। चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे वो 2 साल का, हमें पता नहीं लगता कि बच्चा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, एकदम से चक्कर आते हैं, बच्चे गिर जाते हैं और पता चलता है कि बच्चों को फिट्स का प्रॉब्लम है। तो उसका रीजन क्या है? देखिए, फिट्स मतलब जो हम लोग मेडिकल टर्म में एपिलेप्सी कहते हैं, ये बच्चों में अगेन एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगेन बहुत सी रीजंस होते हैं। जो कॉमन रीजन होता है जिसको हम जेनेटिक एपिलेप्सी कहते हैं। जेनेटिक का मतलब ये नहीं कि फैमिली में किसी को हो तभी बच्चे को होगा। बच्चों का होना जेनेटिक एपिलेप्सी का मतलब बच्चों में ऐसी जीन्स जो एक्सप्रेस हो गई जिसकी वजह से बच्चों को एपिलेप्सी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब ये जेनेटिक एपिलेप्सी कॉमनली हम लोग लेस देन 10 ईयर्स 14 ईयर्स में कॉमनली हम देखते हैं। अब जेनेटिक एपिलेप्सी अपने में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ 1 साल के अंदर जेनेटिक एपिलेप्सी की अलग वजह होती है, 3 साल की में अलग वजह होती है। बट एक कॉमन सिम्टम होता है जिसको हम सबको बताते हैं। हार्ट वार्म अगर पेशेंट को एठन आई, बच्चों को अचानक से, बच्चों के ये भी सिम्टम होते हैं कि बच्चा बात कर रहा है पेरेंट्स से, अचानक से वो ध्यान नहीं दे पा रहा है या वो खो गया कहीं पे, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंस स्पेल्स। अब बच्चों को, माँ बाप को लगता है कि वो बच्चा ऐसे नाटक कर रहा है कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, बट वो सीजर का सिम्टम होता है। अचानक से बच्चों को ये भी सिम्टम आते हैं कि दिख नहीं रहा, फिर वो तुरंत दिखने लगता है। तो ये अलग अलग तरीके के एपिलेप्सी के सिम्टम्स, चक्कर भी आते हैं, Yes, एकदम से गिर जाते हैं। तो ये सारे के सारे एपिलेप्सी के सिम्टम्स होते हैं। बशर्ते हमें जानना जरूरी है कि इन सिम्टम्स को हम कैसे पहचाने और तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। ये भी जाने कि ये प्रॉब्लम शुरू क्यों हुई है और इसका ट्रीटमेंट आगे हमें कितने दिन चलाना है। मतलब हम बच्चों पे किस तरीके से ध्यान दें और फिर इसके लिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट से उस पे जी। कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि एकदम। बच्चों को इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम ना हो। जी। लेकिन डॉक्टर कुणाल, हम देखते हैं कि चलो बच्चों की बात दूसरी है, लेकिन बड़े लोग जो हैं वो यूजुअली सिर दर्द होता है या ऑफिस में पूरे 9 घंटे काम करते हैं, बहुत प्रेशर रहता है, उनको हेडेक होता है, यूजुअली वो लोग पेन किलर्स खा लेते हैं। तो क्या उसकी प्रॉब्लम क्यों होती है, हेडेक की प्रॉब्लम, और क्या पेन किलर से दूर होने का कुछ ऐसा कोई है? देखिए, कॉमन अगर हम हेडेक्स की बात करें, अगेन बहुत कॉमनली हम लोग ओपीडीज में देखते हैं, जिसमें एक वजह कॉमन होती है जिसको माइग्रेन कहते हैं। अब ये माइग्रेन ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से पेशेंट्स के हेडेक्स बहुत कॉमन होते हैं। लोगों के पूरे सर में दर्द होना, राइट में, लेफ्ट में, लोगों को आँखों में लाइट से दिक्कत होना, शोर से दिक्कत होना, फ्रेगनेंस से दिक्कत होना। अब ये माइग्रेन अगेन बहुत वेरीड एज में देखते हैं हम लोग। आज के डेट में बच्चों में देखते हैं, एडोलेसेंट में देखते हैं, एडल्ट्स में देखते हैं, इवन एल्डरलीज में देखते हैं। अब माइग्रेन के ट्रिगर्स बहुत होते हैं। लोगों को ट्रैवलिंग में दिक्कत होने लगती है, लोगों को सिस्टम में दिक्कत होने लगती है, देर तक बैठते हैं, लोगों को शोर शराबे से दिक्कत होती है, लोग फास्ट रखते हैं तो ट्रिगर हो जाता है, लोगों को लगता है गैस की वजह से हो रहा है, बट वो गैस नहीं होती, बेसिकली फास्ट रखने से माइग्रेन ट्रिगर करता है। लोगों को कॉफ़ी पीने से ट्रिगर होते हैं। तो ये ऐसे ट्रिगर्स होते हैं माइग्रेन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, बहुत कॉमनली हमारे कंट्री में होता है कि लोग काउंटर में गए, दवाई ले ली, पेन किलर खा लिए, बट उससे कभी भी माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता। अब अगर आप जितनी पेन किलर खाओगे उससे क्या होगा, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक होने लगेगा। मतलब आप ज़्यादा पेन किलर खा रहे हो, माइग्रेन तो ठीक नहीं हो रहा, एक और नई बीमारी शुरू हो गई। कुछ लोगों की आदत तो डेली बेस पे हो जाती है पेन किलर लेने। तो अब उससे क्या दिक्कत हो रही है, माइग्रेन भी ठीक नहीं हो रहा, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक होना शुरू हो गए और पेन किलर से साइड इफेक्ट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि लोगों को अगर हेडेक्स हो रहे हैं, हेडेक्स का मतलब अगर 3 से 4 हेडेक्स पर मंथ हो रहे हैं, तो ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि ये माइग्रेन हो सकता है। वैसे तो हेडेक अगर मैं बात करूं, सिरदर्द अपने में 300 बीमारियों का एक सिम्टम होता है हेडेक। तो ये इतनी वेरिड बीमारियां होती हैं जिसमें एक हेडेक्स हो सकते हैं, बट कॉमन हम लोग माइग्रेन देखते हैं, नो डाउट। तो ऐसे में किसी को भी अगर 3 से 4 से हेडेक्स ज़्यादा हो रहे हैं पर मंथ, तो वो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले ताकि वो सही समय पे डायग्नोज कर पाए, कुछ टेस्ट कर पाए और बता पाए कि ये वजह क्या है इन हेडेक्स होने की। मतलब अगर माइग्रेन के, अगर मैं आपसे सिम्टम्स के बारे में पूछूं तो उनका एक मेन कॉमन सिम्टम है हेडेक, सिरदर्द। उसके अलावा अगर कोई और सिम्टम? देखिए, वैसे तो माइग्रेन कई टाइप के होते हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन ऑरा होता है, कुछ लोगों को विदाउट ऑरा होता है, कुछ लोगों को ऑकुलर माइग्रेन होते हैं, लोगों को आंखों में झिलमिलाहट दिखाई देने लगती है, लोगों को हाथ पांव में अचानक से सुन हो जाता है सिरदर्द के साथ, लोगों को डबल दिखाई देने लगता है सिरदर्द के साथ। ये कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो माइग्रेन विथ ऑरा में हमें दिखाई देते हैं। बट कॉमनली यस, हेडेक्स के साथ उल्टियाँ, मन होना, उल्टियाँ होना, आवाज़ से दिक्कत, शोर शराबे से दिक्कत, लाइट से दिक्कत होना, ये सारे के सारे कॉमनली हम लोग माइग्रेन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? मतलब बेसिकली या तो इंजेक्शन या फिर पिल्स, तो इससे ठीक? देखिए, माइग्रेन में कॉमनली हम लोग शुरू से आज तक टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। कुछ एक फिक्स्ड मेडिसिन हैं, कुछ टाइम तक हमें देनी होती हैं, बट आज के डेट में कॉमनली हम लोग जो देखते हैं
माइग्रेन का बहुत ट्रीटमेंट एडवांस हो चुका है। आज की डेट में हम लोग माइग्रेन को लोगों को बोटॉक्स देते हैं, उन मरीजों को जहाँ पे टैबलेट काम नहीं करती, लोगों को नर्व ब्लॉक्स देते हैं। मैं अपने में एक इंटरनेशनल हेडेक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, ऐसे पेशेंट्स को मैं ट्रीट करता हूँ बोटॉक्स से, नर्व ब्लॉक से। हमारे आज के टाइम पे डिवाइसेस हैं, न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइसेस हैं, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट लोगों को जानना जरूरी है कि माइग्रेन केवल और केवल आप केवल टैबलेट खाओ ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से ऐसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम लोग निरात पा सकते हैं। जी डॉक्टर कुणाल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा सुनने में मिल रही है, वो है ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर नाम से ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है कि ये कौन सी बीमारी हो गई, कहीं ये जानलेवा तो नहीं है, ये खतरनाक तो नहीं है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ब्रेन ट्यूमर क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, ब्रेन ट्यूमर अगेन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। हमारे अपने ब्रेन के सेल्स वो बहुत ही एब्जर्ड मैनर में डिवाइड होने लगते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे गांठ बन जाती है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। अब ब्रेन ट्यूमर लोगों को डेफिनेटली, जैसे आपने बताया, ट्यूमर से लोग डर जाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि 80% ऑफ द ब्रेन ट्यूमर है यार बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर का मतलब है ये ऐसे खतरनाक वाले ट्यूमर नहीं होते हैं। ज़्यादातर हम लोग बेनाइन ट्यूमर देखते हैं, चाहे वो एडल्ट्स में हो चाहे वो बच्चों में हो। अब इसके बड़े बड़े टाइप्स हैं, कॉमनली हम लोग जिसको बोलते हैं ग्लायोमा, मेनिंजियोमा, ये सारे के सारे बेनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। कुछ डेफिनेटली ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो मैलिग्नेंट होते हैं, लेकिन बेनाइन ट्यूमर्स हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, यूजुअली उनके सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं। कॉमनली अगर मैं ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स की बात करूं, अर्ली मॉर्निंग लोगों को सिरदर्द होना, जब वो सो के उठते हैं, उल्टियों के साथ वॉमिटिंग हो रही है, सिरदर्द हो रहा है, तो एक ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है। अचानक से डबल दिखाई देने लगना, धुंधला दिखाई देने लगना, जो निरंतर बेसिस में हो रहा है, अचानक से अंधेरा आ जाना दिमाग आंखों के आगे, ये भी एक ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम या संकेत हो सकता है। भूलना शुरू हो जाना, मतलब हम एकदम ठीक हैं कुछ दिनों से, अचानक से हम भूलना शुरू कर लिए हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम भूल रहे हैं, कई बार हम लोगों का नाम भूल रहे हैं, ये भी एक ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम होता है। कुछ लोगों को ब्रेन ट्यूमर में चाल में फ़र्क दिखने लगता है, लोगों की चाल ख़राब हो जाती है, लोगों को यूरिनरी सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स बहुत वेरिड होते हैं, बट कॉमनली जो ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं सिरदर्द। हाँ, एक और ब्रेन ट्यूमर में जो हम लोग देखते हैं, कई बार लोगों को पैरालाइज होकर आते हैं, हाथ पाँव में कमजोरी हो जाती है, जो लोगों को लगता है हमें कि ये पैरालिसिस या स्ट्रोक हो गया हो, लेकिन जब हम स्कैन करके देखते हैं तो पता चलता है वो ब्रेन ट्यूमर है। तो ये बहुत वेरिड ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स होते हैं जो अलग अलग लोगों में हमें दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर कुणाल, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम्स के आधार पे कुछ तो हम लोग पहले मेडिकेशंस दे पाते हैं, बट जब हम स्कैन्स करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है ब्रेन का ट्यूमर किस जगह पे है, कितना बड़ा है, उसको हम ऑपरेट कर पाते हैं। और कई बार आज के डेट पे ऐसी सुविधाएं आ गई हैं, ऐसी रेडियोथेरेपी आ गई है, ऐसी रेडियो सर्जरीज आ गई हैं, बिना दिमाग को हम लोग खोले उसको हम लोग रेडियो सर्जरी से ही पिघला पाते हैं। और आज के डेट में तो हमारी तकनीक ऐसी आ गई है, इतनी प्रिसीजन हो गई है, एडवांस हो गई है कि हम लोग माइक्रोस्कोप द्वारा भी जाके ब्रेन को, ट्यूमर को हम लोग हटा पाते हैं, बशर्ते उसका साइज कितना है, कितना बड़ा है, किस हिस्से में वो ब्रेन की ट्यूमर है, ये सब हमें देखना पड़ता है। ये सब देखना पड़ता है। तो ब्रेन ट्यूमर जब हम पहचान लें तो उसके बाद फिर हमें डॉक्टर से कंसर्न करना होगा, और इसका ट्रीटमेंट मतलब कितने उसका टाइम का होता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, सर्जरीज होती हैं, सर्जरी होने के बाद हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं, टुकड़े की जांच होती है, उसके बियॉन्ड पे हम लोग फिर जाते हैं कि हमें रेडियोथेरेपी भी जाना है, कीमोथेरेपी भी जाना है, डिपेंड करता है वो ब्रेन ट्यूमर किस तरह का ब्रेन ट्यूमर है, किस तरीके का है। तो ब्रेन ट्यूमर के कॉज क्या होते हैं, मतलब किस वजह से ये होता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर का यूजुअली अगर हम कॉज की बात करें तो ज़्यादातर हम लोग जेनेटिक वजह बोलते हैं, कुछ हमारे जीन्स जो एक्सप्रेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। डेफिनेटली इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होता है, बट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस बहुत वेरिड है। जो कई स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कभी लोगों को पॉल्यूशन से, लोगों को अपने अपने स्ट्रेस लेवल से, लेकिन ये बहुत ही वेरिड है। मेन डेफिनेटली जो है हम लोग जेनेटिक फैक्टर्स ज़्यादा बोलते हैं लोगों को ब्रेन ट्यूमर होने के। जी बिल्कुल, तो आजकल लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो ज़्यादा एज के लोग हों, बीमारियां लोगों को घेरती जा रही है। और इसका एक कॉमन कॉज है हमारा डेली रूटीन। अगर डेली रूटीन हमारा सही नहीं है, हमारी डाइट सही नहीं है, तो लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर कुणाल से भी हमने इसी चीज़ के लिए डिस्कस किया कि किस तरीके से यंगस्टर्स जो हैं मेंटल प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन से फेस कर रहे हैं, और उनके पास स्लीपिंग डिसऑर्डर भी उन्हें हो रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुणाल। थैंक यू। तो हम भी आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप इन सभी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो अपनी हैबिट्स को ठीक करें, अपने खान पान को ठीक करें, उससे आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स नजर आएँ तो आप तुरंत ही एक न्यूरोलॉजिस्ट से आप कांटेक्ट करें और उसके बाद जल्दी से जल्दी इन बीमारियों से ओवरकम हो सकें। नमस्कार।